हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नाइट्रिक अम्ल बनाने की बर्कलैंड और आइट की विधि। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल्ड की विधि, जिसमें हमने अमोनिया और ऑक्सीजन से नाइट्रिक अम्ल बनाया था। सेम इसी प्रकार से नाइट्रिक अम्ल बनाने की बर्कलैंड और आइट की विधि है, बस दोनों विधि में थोड़ा सा अंतर है। तो आज हम लोग देखेंगे उसी अंतर को कि नाइट्रिक अम्ल कैसे बनाया जाता है और दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो ज़्यादा इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है। जैसा कि उसमें हमने अमोनिया और ऑक्सीजन से नाइट्रिक अम्ल बनाया था, इसमें हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से नाइट्रिक अम्ल बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का जो अनुपात होता है वो 1:1 होता है। इसी अनुपात में इन दोनों को हम क्या करते हैं, पहले तो इसका सिंपल रिएक्शन लिख देते हैं। N2 प्लस O2 क्या बनेगा, 2NO बनेगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये जो रिएक्शन है रिवर्सिबल है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। और ये जो अभिक्रिया है इंडोथर्मिक रिएक्शन है। इंडोथर्मिक मतलब उष्मा शोषी अभिक्रिया है, मतलब अभिक्रिया के दौरान उष्मा अवशोषित होती है, मतलब उष्मा लेता है ये, आप दोगे और ये लेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या लिख दूं, यहाँ लिख दूं मैं -Q, क्योंकि उष्मा शोषी अभिक्रिया है इसलिए। ओके, अब देखिए ये अभिक्रिया उष्मा शोषी है, आप लोगों को पता चल गया इंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो ली सातेलिए ने क्या बोला था आपको पता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए क्या बोला था। ये जो ली सातेलिए का नियम है बार बार यूज हो रहा है, इसलिए आप लोग उस वीडियो को एक बार जरूर देखिए। ठीक है, उष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए उन्होंने क्या बोला था, यदि अभिक्रिया उष्मा शोषी है और हम यदि टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, मतलब इसको ज्यादा उष्मा देते हैं, तो अभिक्रिया आगे की तरफ जाएगी और हमको ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब यदि अभिक्रिया उष्मा शोषी है तो हमको ज्यादा ताप की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप उष्मा देते जाओगे वो अवशोषित करते जाएगा, अवशोषित करते जाएगा। आप उसको खाना दे रहे हो, खाते जा रहा है, खाते जा रहा है, खाते जा रहा है। अब जितना खाना दोगे उतना वो ज्यादा खाना खाते जाएगा, खाते जाएगा, खाते जाएगा। समझ में आ रहा है। तो सेम इसी प्रकार से इसके लिए ज्यादा ताप की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये उष्मा शोषी अभिक्रिया है। उष्मा शोषी अभिक्रिया है मतलब ये क्या करेगा, उष्मा को अवशोषित करेगा। आप उष्मा दोगे और ये उष्मा को अवशोषित करेगा और अभिक्रिया आगे की तरफ जाएगा। आगे की तरफ जाएगा मतलब प्रोडक्ट बनाएगा और ज्यादा मात्रा में प्रोडक्ट बनाएगा। कब, जब आप ज्यादा उष्मा दोगे तब। समझ में आ गया। तो अब इसमें बात यह आता है कि हम इसको उष्मा दें कितना। इस अभिक्रिया के लिए जो अनुकूल उष्मा है वो हमको कितना देना होगा, 3500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। 3500 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को गर्म करेंगे। और गर्म कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी से, विद्युत से। मतलब इन दोनों गैस को हम विद्युत भट्ठी में गर्म करेंगे। जैसे ईंट भट्ठी होता है, जानते हो, ठीक है, उसमें ईंटों को क्या किया जाता है, उसमें ईंटों को सेका जाता है आग से। समझ में आ रहा है। तो इन दोनों को उसी प्रकार से विद्युत का एक भट्ठी होता है जिसके अंदर टेम्परेचर, जैसे एक सिंपल एग्जांपल दो तो ओवन। ओवन जानते हो ना, ओवन जिसके अंदर खाना को पकोया जाता है, खाना को गर्म किया जाता है, ओवन। तो एक प्रकार का उसको हम विद्युत भट्ठी बोल सकते हैं, जिसके अंदर में खाना को आप गर्म करते हो। समझ में आ गया। तो उसी प्रकार से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को हम विद्युत भट्ठी में गर्म करते हैं 3500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। ठीक है, अब उसी प्रकार से नाइट्रिक ऑक्साइड तो बन गया। अब नाइट्रिक ऑक्साइड के बाद में बाकी जो रिएक्शन है वो सेम होगा जैसे ओस्टवाल्ड की विधि में था। बाकी रिएक्शन सेम टू सेम होगा। तो नाइट्रिक ऑक्साइड को हम कहाँ भेजेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड को हम भेजते हैं किसमें, ऑक्सीकरण कक्ष में। ऑक्सीकरण कक्ष में क्या भरा होता है, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या में चेंज हो जाता है, नाइट्रोजन पराऑक्साइड में ये चेंज हो जाता है, नाइट्रोजन पराऑक्साइड। नाइट्रोजन पराऑक्साइड में चेंज हो गया। इतना समझ में आ गया।
बैलेंस यहाँ कर दो, यहाँ 2 कर दो, यहाँ भी 2 कर दो, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 2 दूने 4, ये हो गया। अब उसके बाद में ओस्टवाल्ड की विधि में आप लोग को याद होगा, नाइट्रोजन पराऑक्साइड को हम किस में भेजते हैं? अवशोषक कक्ष में भेजते हैं। तो नाइट्रोजन पराऑक्साइड को अवशोषक कक्ष में भेजिए, और ऊपर से हम क्या गिराते हैं? पानी गिराते हैं। पानी गिराते हैं तो हमारा नाइट्रिक अम्ल बन जाता है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल बन गया, और साथ में क्या बन गया? नाइट्रिक एसिड, सॉरी, ये नाइट्रिक एसिड में इसको लिख दिया था, ये नाइट्रिक एसिड नहीं है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, ठीक है ना? नाइट्रिक ऑक्साइड, आई एम सो सॉरी, ठीक है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड है। क्लियर ना? अब यहाँ नाइट्रोजन पराऑक्साइड बन गया और यहाँ नाइट्रिक एसिड बन गया। अब नाइट्रिक एसिड यहाँ बन गया। चलिए बैलेंस कर लेते हैं, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर एक ही है, आप यहाँ 2 कर दो, तो इधर नाइट्रोजन 2 और एक 3 हो गया, आप यहाँ 3 कर दो। ऑक्सीजन 3 दूने 6 और एक 7 है, 3 दूने 6 और एक 7 है, बैलेंस हो गया। तो ये बन गया हमारा नाइट्रिक एसिड। ये क्या बन गया बच्चों? हमारा नाइट्रिक एसिड बन के तैयार हो गए। देखिए बड़ा सिंपल है, बड़ा इजी स्टेप है, इसमें कोई खास डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। यदि आपने नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल्ड विधि आपने पढ़ा है तो ये बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है। बस एक ही रिएक्शन अलग है, बाकी रिएक्शन क्या होगा? सेम होगा। समझ में आ गया? ओके, चलिए अब हम इसको थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, ठीक है ना, कि डायग्राम के माध्यम से हम इसको कैसे बनाते हैं। चलिए देखते हैं। नोट कर लिए? बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, पहले तो हमको एक बनाना पड़ेगा विद्युत भट्ठी। यहां हम बना देते हैं विद्युत भट्ठी। ये भट्ठी है, ये क्या है? हमारा विद्युत भट्ठी है। इसमें इंडक्शन कॉइल आप इसमें ऐड कर दो, जहां से आप इलेक्ट्रिसिटी दे सको, है ना। यहाँ एक द्वार है, यहाँ से आप भेजोगे, यहाँ से क्या भेजोगे वो भी पता चलेगा। अब यहाँ से एक डायग्राम में जो ओस्टवाल्ड का जो डायग्राम है, बस थोड़ा सा इसमें अंतर है। इसमें एक रहता है शीतलक कक्ष, ये हो गया शीतलक कक्ष, ये हमने बना दिया शीतलक कक्ष। अभी आगे पता चल जाएगा आप लोगों को हमने शीतलक कक्ष क्यों बनाया। ये जो कक्ष है ऑक्सीकरण कक्ष। नीचे जब आप बनाओगे तो थोड़ा सा बेस को देखना इक्वल होना चाहिए। फिर आप यहां से एक नली निकालोगे और आप इसको डायरेक्टली जोड़ दोगे किससे? अवशोषक कक्ष से। चलिए देखते हैं, यहाँ अवशोषक कक्ष से हम इसको जोड़ देते हैं। ये हो गया, हमने जोड़ दिया। फिर यहाँ आप एक पात्र रख सकते हो नाइट्रिक अम्ल के लिए। क्लियर? तो ये हो गया, हमने डायग्राम बना दिया। डायग्राम बनाने के बाद में क्या है, ये जो है हमारा कौन सा कक्ष है? विद्युत भट्ठी। तो मैं यहाँ नाम लिख दे रहा हूँ, ये हमारा विद्युत भट्ठी, अंदर में ही लिख दे रहा हूँ विद्युत भट्ठी, विद्युत भट्ठी, ठीक है ना। इसका नाम क्या है? इसका नाम है शीतलक कक्ष। इसका नाम क्या है? शीतलक कक्ष, शीतलक कक्ष। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ऑक्सीकरण कक्ष, ऑक्सीकरण कक्ष। अच्छा, यहाँ क्या भरा होता है? यहाँ भरा होता है क्वार्टर्स के टुकड़े। मैं आप लोगों को बताया था क्वार्टर्स क्या होता है, एक चमकीला पत्थर होता है, ठीक है, रेत ही है। ये भी सिलिका, एक कठोर क्रिस्टलीय पदार्थ है, वही इसमें भरा होता है। आप लोगों को पता है, ओस्टवाल्ड की विधि में मैंने आपको क्लियरली बता दिया था इसके बारे में, ठीक है ना। अब उसके बाद में ऊपर से आप क्या गिराओगे? ऊपर से आप वाटर गिराओगे। आपको पता है वापर ऊपर से क्या गिराया जाता है? पानी गिराया जाता है। यहाँ से आप H2O गिराना, ठीक है। तो यहाँ से जो भी गैस जाएगा जाएगा, आपस में रिएक्शन होगा
फिर यहाँ हमारा नाइट्रिक एसिड बनेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या को मिलाने से क्या क्या बनता है और कैसे बनता है। चलिए अब उसको क्लियरली देखते हैं। चलिए पहला जो रिएक्शन है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से, तो पहला जो हमारा कक्ष है विद्युत भट्ठी, यहां से आप भेजोगे वायु, यहां से आप क्या भेजोगे, वायु भेजोगे। अच्छा, हम वायु को क्यों भेज रहे हैं? वायु में जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, जो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, वे दोनों 1:1 में आपस में मिल के नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेंगे ऑटोमेटिकली। ये रिएक्शन ऑटोमेटिकली होता है, आपको करने की जरूरत नहीं है। आपने अपना काम कर दिया, आपने इस भट्टी में आपने एयर भेजा, एयर के अंदर में जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है ऑटोमेटिकली 1:1 में आपस में मिलेंगे और 1 अनुपात में मिल करके क्या बनाएंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएंगे। तो ये हो गया हमने विद्युत भट्ठी। अच्छा, इसका टेम्परेचर कितना है, इस जो कक्ष है इसका टेम्परेचर कितना है, 3500 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 3500 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, इतना ज्यादा टेम्परेचर क्यों है बताओ? क्योंकि अभिक्रिया उष्मा शोषी है, इसको ज्यादा उष्मा चाहिए रहता है, ठीक है, इसलिए इसका टेम्परेचर 3500 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलके क्या बना, क्या बना, नाइट्रिक ऑक्साइड बना। अच्छा, अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड जब इतना टेम्परेचर पे दोनों आपस में मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड बना, तो जाहिर सी बात है नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत ज्यादा गर्म होगा, और बहुत ज्यादा गर्म होगा तो हम इसको ठंडा करने के लिए हम इसको शीतलक कक्ष में भेजेंगे। और शीतलक कक्ष में क्या भरा रहता है, शीतलक कक्ष में भरा रहता है पानी, ठंडा पानी, जो उसको क्या करेगा, उसको ठंडा करेगा, ठीक है, उसको ठंडा करेगा और कम से कम उसके टेम्परेचर को 1200 डिग्री सेल्सियस कम कर देता है। 3500 डिग्री सेल्सियस पे आपने यहां गर्म किया, 1200 डिग्री सेल्सियस को कम कर दिया, इतना ज्यादा कम कर दिया। समझ में आ गया? इतना भी ज्यादा ठंडा नहीं कर रहा है कि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना। क्योंकि जैसे ही हम शीतलक पाइप से या फिर संघनित्र से गुजारते हैं तो मोस्टली जो गैस होता है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर वैसे भी नॉर्मल रहता है। लेकिन इसका टेम्परेचर तो इतना हाई फाई है, तो इतना हाई फाई है तो इसमें गुजारने के बावजूद भी वो 1200 डिग्री सेल्सियस तक ही कम कर पाता है, पूरा पूरा नहीं कम कर पाता। समझ में आ गया ना? तो उतना टेम्परेचर कम हो गया। उसके बाद में यहां से जाएगा ऑक्सीकरण कक्ष में, और जो दूसरा रिएक्शन आप लोगों ने लिखा है ऑक्सीकरण कक्ष में जाता है तो क्या बन जाता है, वो नाइट्रोजन पराक्साइड बन जाता है। यहाँ नाइट्रोजन पराक्साइड में वो चेंज हो गया, और नाइट्रोजन पराक्साइड को जब हम भेजेंगे अवशोषक कक्ष में, इस कक्ष का नाम क्या है, अवशोषक कक्ष, अवशोषक कक्ष है, ठीक है। अवशोषक कक्ष में हम भेजेंगे, ऊपर से जल गिराएंगे, तो जो नाइट्रोजन पराक्साइड है जल द्वारा अवशोषित होकर के क्या बनाएगा, नाइट्रिक एसिड बनाएगा। और इसी नाइट्रिक एसिड को आप किसी पात्र में यहाँ एकत्रित कर सकते हैं। ये हो गया हमारा नाइट्रिक एसिड। देखिए बड़ा सिंपल है, लिखना भी आसान है, वैसे भी कुछ खास नहीं है। आपको बस यहाँ चार चीज बनाना है, एक विद्युत भट्ठी बनाना है, एक शीतलक कक्ष, ऑक्सीकरण कक्ष और अवशोषक कक्ष, बस इतना बनाना है। स्टार्टिंग में आप लिखोगे कैसे, सर्वप्रथम हम वायु को विद्युत भट्ठी में प्रवेश कराते हैं जिसका टेम्परेचर 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। इस भट्ठी का टेम्परेचर 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। तो वायु में उपस्थित नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 3500 डिग्री सेल्सियस ताप पर आपस में मिल के नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, और इसी नाइट्रिक ऑक्साइड को हम शीतलक कक्ष से होते हुए भेजते हैं जहां उसका टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, और यह ऑक्सीकरण कक्ष में जाता है जिसमें इसका ऑक्सीकरण हो जाता है और वह नाइट्रोजन पराक्साइड में चेंज हो जाता है, जिसको हम अवशोषक कक्ष में भेजते हैं और ऊपर से जल गिराते हैं, तो नाइट्रोजन पराक्साइड जल द्वारा अवशोषित होकर के नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। देखिए कितना सिंपल है, ज्यादा सिंपल नहीं है। थ्योरी है तो आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि जैसा बोला जा रहा है आप वैसे ही लिखो। बस आपको सेंस एकदम क्लियर होना चाहिए कि पहले हम वायु को विद्युत भट्ठी में विद्युत आर्क द्वारा इसको 3500 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, जिसको शीतलक कक्ष में भेजा जाता है जहां इसका टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। फिर इसको ऑक्सीकरण कक्ष में भेजा जाता है जहां वह ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन पराक्साइड बना जाता है, फिर नाइट्रोजन पराक्साइड बनाता है। फिर हम इसको अवशोषक कक्ष में भेजते हैं और ऊपर से जल गिराते हैं, तो नाइट्रोजन पराक्साइड जल द्वारा अवशोषित होकर के नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। देखिए बड़ा सिंपल है।
तो आप डायग्राम बना लीजिए। अब सिंपल रिएक्शन है और इस प्रकार से डायग्राम है। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी यदि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके माइंड में कोई डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछिए, हम उसको यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।